सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ माय चैनल मैथाले। आज हम मैथाले पर रीजंस ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे क्या कारण है जिस कारण से कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल होता है। तो उसके मेनली तीन कारण हैं। एक पहला है डिसकंटिन्यूटी। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है तो डेफिनेटली वो नॉन डिफरेंशियबल होगा। सो द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट रीज़न फॉर नॉन डिफरेंशियबिलिटी इज़ डिसकंटिन्यूटी। इसको आप इससे बेहतर समझ सकते हैं। Suppose I have greatest integer of x. So fx is equal to greatest integer of x is discontinuous at all integers. क्योंकि आप जानते हैं कि ये हर इंटीजर पर क्या होता है, टूटता है. So this implies f is also non-derivable at all integers. ये हर इंटीजर पर कैसा होगा, नॉन डेरिवेबल होगा. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है, इंटीजर्स पर. तो इंटीजर्स पर भी कैसा होगा, नॉन डेरिवेबल होगा. इसी तरीके से इफ़ आई टेक द एग्जांपल ऑफ सिग्नम एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम एक्स. सिग्नम एक्स आपको पता है, इसका ग्राफ मैं आपको थोड़ा याद दिला दूँ. So the graph is this. So the graph looks like this. So this is signum of x. ये -1, ये 1 और 0 पर वैल्यू 0. So it is discontinuous at, ये कहाँ डिसकंटिन्यूस है, 0 पर. So this implies it is non-derivable at x equal to 0. क्योंकि डिसकंटिन्यूटी इम्प्लाइज नॉन डेरिवेबिलिटी. तो पहला कारण हो गया डिसकंटिन्यूटी. जो फंक्शन जहाँ डिसकंटिन्यूस है वो वहाँ पर डिफरेंशियबल नहीं होगा. वेर एवर इट इज़ डिसकंटिन्यूस इट कैन नॉट बी डिफरेंशियबल एट दोज पॉइंट्स. नेक्स्ट कम्स द सेकेंड रीज़न फॉर नॉन डिफरेंशियबिलिटी, that is the vertical tangent. So vertical tangent is the second reason for non differentiability. Now let me tell you the vertical tangent क्या होती है. If RHD and LHD at x equal to a for a function y equal to fx are both infinity or minus infinity, then the function f is said to have a vertical tangent at x equal to a. तो हम क्या बोलते हैं, उस पर क्या है, वर्टिकल टेंजेंट है. किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू a पर. अगर LHD और RHD दोनों इन्फिनिटी आ जाएं या दोनों माइनस इन्फिनिटी आ जाएं तो उस केस में हमारे पास एक वर्टिकल टेंजेंट होगी. क्योंकि इस केस में LHD और RHD इक्वल तो हैं बट इक्वल भी नहीं कह सकते, दोनों फाइनाइटली इक्वल नहीं हैं, दोनों इन्फिनिटी टेंड कर रहे हैं. तो यहाँ पर इस केस में टेंजेंट तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो टेंजेंट कैसी होगी, दैट टेंजेंट विल बी अ वर्टिकल टेंजेंट. और इसलिए फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा. क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी में क्या था, टेंजेंट होनी चाहिए, लेकिन वो कैसे स्लोप की होनी चाहिए, फाइनाइट स्लोप की. और यहाँ टेंजेंट कैसी होगी, वर्टिकल, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी. यानी यहाँ टेंजेंट का स्लोप फाइनाइट नहीं होगा, इसलिए फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा. तो जैसे एग्जांपल के तौर पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3. इफ़ यू टेक दिस एग्जांपल एट एक्स इक्वल टू 0. So at x equal to 0, if I find out the RHD, then RHD will be limit h tending to 0, h to the power 1/3 minus 0 over h, and that goes to infinity. क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, h की पावर 2/3. जब h 0 जाएगा इट विल टेंड टू इन्फिनिटी. अब नाउ लेट अस सी LHD. तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 minus h to the power 1/3 minus 0 upon minus h. तो this will be limit h tending to 0 minus h की power 1/3 upon minus h. So it is limit h tending to 0 1 upon h to the power 2/3. So this will again go to infinity. So here LHD and RHD are both infinity. So in this case you have
a vertical tangent. So you'll find that you have a vertical tangent. Better रहेगा. Let's draw the graph very correctly in this case. So the graph looks like somewhat like this. तो ये ग्राफ आता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास इस ग्राफ में वी हैव अ वर्टिकल टेंजेंट. सो दिस इज़ द वर्टिकल टेंजेंट. तो यहाँ पर ये फंक्शन नॉन डेरिवेबल एट x इक्वल टू 0. अगर एल एच डी और आर एच डी दोनों फाइनाइट हैं, दोनों इनफाइनाइट हैं दोनों, और वो भी एक प्लस इन्फिनिटी दूसरा भी प्लस इन्फिनिटी या दोनों माइनस इन्फिनिटी, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, वहाँ पर वर्टिकल टेंजेंट होगी और फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा. इज इट क्लियर? सो वर्टिकल टेंजेंट इज़ वन ऑफ द reasons that a function is non-derivable at x equal to 0. Next is a sharp corner. You may have a sharp corner. Sharp corner के कारण भी फंक्शन डेरिवेबल नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं शार्प कॉर्नर पर आपने देखा कि एल एच डी और आर एच डी फाइनाइट होते हैं अगर और अनईक्वल होते हैं तो वी हैव अ शार्प कॉर्नर एट दैट पॉइंट. लेकिन एक चीज़ और, शार्प कॉर्नर का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि एल एच डी और आर एच डी फाइनाइट होंगे और अनईक्वल होंगे, ये मतलब नहीं है. हाँ, अगर एल एच डी और आर एच डी फाइनाइट हैं और अनईक्वल हैं तो शार्प कॉर्नर होगा. लेकिन अगर शार्प कॉर्नर है तो इसका मतलब ये नहीं कि एल एच डी और आर एच डी दोनों फाइनाइट होंगे और अनईक्वल होंगे, ऐसा होना ज़रूरी नहीं है. एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको दो एग्ज़ाम्पल देता हूँ. एफ एक्स इज़ इक्वल टू, सपोज आई टेक mod of x square minus 1. So in this case you find that this is nothing but it is x square minus 1 for x greater than 1 equal to 1 और x less than 1 it is 1 minus x square. तो अगर आप इस केस में आर एच डी और एल एच डी फाइंड आउट करेंगे, इफ़ यू फाइंड आउट द एल एच डी एंड आर एच डी, इन दिस केस इफ़ यू फाइंड आउट आर एच डी एट 1 तो इट विल बी लिमिट एज टेंडिंग टू 0. तो अभी तो हमने शॉर्टकट नहीं पढ़ा, आगे पढ़ेंगे तो फिर हम उससे भी कर देंगे फटाक से. -1 माइनस f1 इज़ 0 अपॉन h. सो दिस विल कम आउट टू बी 2, क्योंकि यहाँ 1 और ये ओपन करेंगे 1 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2h प्लस h स्क्वायर, तो h कैंसिल आउट हो गया, 2 आ गया. नाउ लेट अस फाइंड आउट एल एच डी. तो लिमिट एज टेंडिंग टू 0 इट इज़ 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 0 अपॉन माइनस h. सो व्हेन यू ओपन दिस आउट दिस विल कम आउट टू बी -2, क्योंकि जब आप इसे ऊपर जो लिखा है इसे खोलेंगे तो आएगा 1 माइनस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 0 अपॉन h. तो आप देख सकते हैं ये बन गया और यहाँ पर ये नीचे माइनस h है तो ये h भी कैंसिल आउट हो गया, ये -2 आ गया लिमिट. तो एल एच डी आर एच डी क्या है, फाइनाइट है, अनईक्वल है, इसलिए यहाँ पर क्या आता है, शार्प कॉर्नर आता है. कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू 1 पर. और वही बात हमारे पास -1 पर आती है. तो यहाँ पर मैंने लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और यहाँ लेस देन 1 और यहाँ मुझे लिखना चाहिए -1. तो बेटर रहेगा मैं इसे लिख देता हूँ बिटवीन 1 एंड -1. और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और या फिर लेस देन इक्वल टू लेस देन -1. तो इसी तरह से आप -1 पर फाइंड आउट करोगे तो फिर से एल एच डी आर एच डी फाइनाइट आएंगे और अनईक्वल आएंगे. तो आप देखें इस केस में यू गेट अ शार्प कॉर्नर एट 1 एंड -1. तो अगर एल एच डी आर एच डी फाइनाइट हैं और अनईक्वल हैं तो वी हैव अ शार्प कॉर्नर. बट समटाइम्स शार्प कॉर्नर में नॉट may occur even when let us see even when what. देखिए ये तो कमाल है. एफ एक्स इज इक्वल टू से एक्स टू द पावर 2/3. if you find out the RHD in this case, so in this case it is limit h tending to 0, h to the power 2/3 minus 0. मैं कहाँ चेक कर रहा हूँ, at x equal to 0 upon h, so this will be infinity. Now let us find out the LHD. So limit h tending to 0 minus h to the power 2/3 minus 0 upon
सॉरी, आई एम सॉरी। तो यार अचानक छींक आ गई, तुम्हें वीडियो पॉज करने के मुझे टाइम नहीं मिला, कान फट गए होंगे तुम्हारे सुन कर। सॉरी, हाँ सॉरी, आई एम सॉरी, हो जाता है कभी कभी। तो ये कितना हो गया यार, देखो ये जब खुलेगा ना -h⁻²/3, तो दिस विल ओपन एज h⁻²/3 ओनली, क्योंकि पावर क्यूब रूट का स्क्वायर है, तो इट विल ओपन एज h⁻²/3। दिस इज -∞। देखो अगर दोनों इन्फिनिटी आते तो वर्टिकल टेंजेंट होती, फंक्शन डेरिवेबल नहीं होता, लेकिन यहाँ दोनों में से एक इन्फिनिटी और एक -∞। ऐसा पॉइंट जहाँ है उसे हम बोलते हैं कस्प। तो वी विल हैव अ कस्प। सो हियर इट इज़ दिस, और x⁻²/3 ग्राफ देखो, पता कैसे दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है। दैट इज़ हाउ द ग्राफ ऑफ x⁻²/3 लुक्स। तो यहाँ पर एक शार्प कॉर्नर है और ये क्या है, कस्प है, कस्प एट x=0। तो शार्प, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुन लो कि अगर LHD RHD फाइनाइट हैं और अनइक्वल हैं तो शार्प कॉर्नर आएगा। लेकिन शार्प कॉर्नर का मतलब ये कतई नहीं है कि वहाँ एक क्या होगा, वहाँ LHD RHD फाइनाइट और अनइक्वल होंगे। तो हालांकि जब भी शार्प कॉर्नर आएगा वहाँ फंक्शन नॉन डेरिवेबल होगा, चाहे वो किसी भी कारण से हो, दोनों के दोनों LHD RHD फाइनाइट हो और अनइक्वल हो, या फिर एक +∞ और एक -∞ हो। तो हम समझ गए कि हमारे पास 3 कारण हैं नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के, और वो क्या क्या हैं, डिसकंटिन्यूटी, वर्टिकल टेंजेंट एंड फाइनली द शार्प कॉर्नर। अगर इन तीनों में से कोई सा भी कारण फंक्शन में मौजूद है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जानते हैं ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ 2 डिफरेंशिएबल फंक्शंस इज डिफरेंशिएबल। यहाँ पर जो एक क्वोशिएंट लिखा है इसमें थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, यानी अगर f और g दोनों डेरिवेबल हैं, इफ़ f एंड g आर बोथ डेरिवेबल at x=a, then f ± g, f into g and f by g provided, f by g में कंडीशन है, provided f that is g of a not equal to 0 are also derivable at x=a। तो ध्यान रखें, 2 डेरिवेबल फंक्शंस को, बिल्कुल कंटिन्यूटी की तरह है, तो यहाँ पर भी 2 डेरिवेबल फंक्शंस को जोड़कर, माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके जो नया फंक्शन आएगा वो भी डेरिवेबल होगा, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, इफ़ f इज़ डेरिवेबल एंड g इज़ नॉन डेरिवेबल, f कैसा है, डेरिवेबल है और g डेरिवेबल नहीं है। If f is differentiable at x=, and g is not differentiable at x=a, then the sum and difference are not differentiable at x=a, while nothing can be said about the product or quotient with respect to differentiability। कहने का मतलब क्या है, f कैसा है, डेरिवेबल है, और g कैसा है, नॉन डेरिवेबल है a पर, तो ये fx + gx, तो इसमें से ये कैसा है, डेरिवेबल, और ये कैसा है, नॉन डेरिवेबल। तो इन दोनों को जोड़कर जो नया फंक्शन आएगा h, ये भी कैसा होगा, नॉन डेरिवेबल होगा। तो अगर 2 फंक्शंस में से एक फंक्शन नॉन डेरिवेबल है तो उन दोनों को ऐड करके जो नया फंक्शन आएगा वो भी नॉन डेरिवेबल होगा, या सबट्रैक्ट करके जो नया फंक्शन आएगा वो भी नॉन डेरिवेबल होगा। इसका एग्जाम्पल अभी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है f(x) = cos x, आपको याद होगा, प्लस mod cos x एट x=π/2। आपने देखा था ये फंक्शन नॉन डेरिवेबल था π/2 पर, और देखो अब कैसे ये फंक्शन कैसा है, डेरिवेबल है, क्योंकि कोसाइन फंक्शन इज़ अ वेरी नाइसली बिहेव फंक्शन, सो इट इज़ डेरिवेबल एट x=π/2। लेकिन अगर मैं mod cos x की बात करूं तो द ग्राफ ऑफ mod cos x विल बी these upper halves and this is π/2, so it has a sharp corner at π/2, so this is non
डेरिवेबल एट x इक्वल टू पाई बाई 2। तो अब एक फंक्शन डेरिवेबल है और दूसरा कैसा है, नॉन डेरिवेबल। तो हम इन दोनों को जोड़कर जो नया फंक्शन आएगा पक्का कैसा आएगा, विल बी नॉन डेरिवेबल। तो आप इसको कैलकुलेट करने के लिए सीधा बोल सकते थे इट इज़ नॉन डेरिवेबल एट x इक्वल टू पाई बाई 2। तो ध्यान रखें, अगर एक फंक्शन डेरिवेबल है और दूसरा फंक्शन कैसा है, नॉन डेरिवेबल है, तो दोनों को जोड़कर या माइनस करके जो नया फंक्शन आपको मिलने वाला है वो फंक्शन भी कैसा होगा, नॉन डेरिवेबल होगा। जबकि उनके सम और प्रोडक्ट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेट अस सी इट बाय मींस ऑफ एन एग्जांपल। सो fx इज sin x या mod x ले लेते हैं and gx is sin x. Now this is non-derivable at x equal to 0. And this is derivable at x equal to 0. So if you take their product, say I write down phi x, which is the product function, which is mod x into sin x. Let us find out the RHD at x equal to 0. So it is limit h tending to 0, phi of 0 plus h, it is h sin h, sin mod sin h आएगा वो h हो जाएगा, minus phi of 0 is 0 over h, so this comes up to be 0 because h और h गया और ये 0 आ गया। और LHD क्या होगा, it is limit h tending to 0, h माइनस इसका मॉड h साइन ऑफ माइनस h माइनस 0 अपॉन माइनस h। तो यहाँ पर ये और फिर गया and this comes out to be 0, so this implies phi x is derivable at x equal to 0। यानी हमने देखा एक डेरिवेबल था और दूसरा नॉन डेरिवेबल था, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नया फंक्शन आया वो इस केस में कैसा आ गया, डेरिवेबल आ गया। अब आप gx को चेंज कर दें अगेन, अगर मैं ऊपर fx को तो mod x रख लेता हूँ और gx को रख लेता हूँ cos x, तो आप देखें ये फंक्शन कैसा है, नॉन डेरिवेबल है एट x इक्वल टू 0, और ये कैसा है, डेरिवेबल है एट x इक्वल टू 0। अब अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करें, इफ़ यू मल्टीप्लाई द टू, सो phi x will be mod x into cos x। और अब अगर आप RHD फाइंड आउट करेंगे तो दिस विल कम आउट एज लिमिट h टेंडिंग टू 0, h cos h minus 0 upon h, and that will be 1 because cos 0 will come out to be 1। And if you find out the LHD, so LHD in this case will be limit h tending to 0, minus h का mod is h cos of minus h upon minus h minus 0, that will come out to minus cos 0, so that is minus 1। तो ये क्या हुआ, ये नॉन डेरिवेबल हो गया। तो आप देखें दोनों को मल्टीप्लाई करके कभी डेरिवेबल आएगा, नॉन डेरिवेबल एट x इक्वल टू 0। यानी कि जब हम एक डेरिवेबल और दूसरा नॉन डेरिवेबल हो तो उनको मल्टीप्लाई करके क्या होगा, उसके प्रोडक्ट यानी उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके क्या आएगा उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, उसको हमें चेक करना पड़ेगा। वी नीड टू चेक देयर डिफरेंशिएबिलिटी। लेकिन हाँ, हम उनके सम और डिफरेंस के बारे में डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा। तो रिमेंबर दिस। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ एफ एंड जी आर बोथ नॉन डेरिवेबल एट x इक्वल टू है देन नथिंग कैन बी सेड। तब उनके सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशंट के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ना तो सम के बारे में आप कुछ कह सकते हैं, ना डिफरेंस के बारे में, ना क्वोशंट, ना प्रोडक्ट। तो लेट अस सी। तो अगर नॉन डेरिवेबल फंक्शंस को जोड़ें तो मन में तो याद है वो नॉन डेरिवेबल होंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स। ये दोनों फंक्शंस आपके सामने हैं, दोनों नॉन डेरिवेबल हैं 0 पर, बोथ नॉन डेरिवेबल एट x इक्वल टू 0।
ये दोनों नॉन डेरिवेबल साइन मॉड एक्स का ग्राफ में छोटा सा बना देता हूँ। साइन मॉड एक्स सॉरी, साइन मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, देखिए। दैट इज़ द ग्राफ ऑफ साइन मॉड एक्स। तो आप देख सकते हैं 0 पर क्या है, एक शार्प एंड है, तो इसलिए फंक्शन नॉन डेरिवेबल है 0 पर। तो अगर मैं अब एक नया फंक्शन बना लूँ एच एक्स, दैट विल कम आउट टू बी मॉड एक्स माइनस साइन मॉड एक्स। सो अगर मैं 0 पर आर एच डी फाइंड करता हूँ तो इट विल बी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच माइनस साइन एच माइनस 0 अपॉन एच, एंड दिस विल कम आउट टू बी 0, क्योंकि आप साइन एच का एक्सपेंशन करेंगे, ये लिमिट फाइंड आउट करेंगे, तो दिस लिमिट विल कम आउट टू बी, सो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, it will be h minus h cube by 3 factorial, so until infinity upon h, so that will come out to be 0. अब अगर मैं LHD फाइंड करता हूँ तो it will be limit h tending to 0, it will be h minus sin h upon minus h minus 0, तो ये भी 0 आ गया, यानी फंक्शन कैसा हो गया, we have the function h which will be derivable। देख रहे हैं यहाँ डिफरेंस लेकर क्या आ गया, डेरिवेबल फंक्शन आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन मान लीजिए 5x बना दूँ, वो आ जाएगा, वो मान लेते हैं fx माइनस जी एक्स, सो दैट इज़ fx प्लस जी एक्स, माइनस एच एक्स तो हम पहले ही कंसिडर कर लिया, fx प्लस जी एक्स, तो विल बी मॉड एक्स प्लस मॉड साइन एक्स, सो एच एक्स प्लस मॉड साइन एक्स प्लस साइन मॉड एक्स, सॉरी, तो ये फंक्शन आ जाएगा। तो अगर हम इस फंक्शन को देखें साइन मॉड एक्स, इफ आई फाइंड आउट द आर एच डी विल बी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच प्लस साइन एच माइनस 0 अपॉन एच, दैट विल कम आउट टू बी 2। और अगर हम LHD देखें, इफ आई लुक एट LHD, so it will be limit h tending to 0 h plus sin h minus 0 upon minus h, it comes up to minus 2, so it is non-derivable at x equal to 0। तो आप देख रहे हैं हमने उन्हीं दोनों फंक्शंस को ऐड किया तो डेरिवेबल नहीं आया, सब्ट्रैक्ट किया तो डेरिवेबल आ गया। तो कभी तो डेरिवेबल आएगा और कभी डेरिवेबल नहीं आएगा, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। यू कैन हैव बोथ द थिंग्स, समटाइम्स इट विल बी डेरिवेबल, समटाइम्स इट विल नॉट बी डेरिवेबल। अब देखो प्रोडक्ट फंक्शन अगर मैं पी एक्स लिख लूँ, मॉड एक्स इंटू मॉड साइन मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, तो आप देखो आर एच डी क्या हो जाएगा, आर एच डी विल बी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच साइन एच माइनस 0 अपॉन एच, सो इट विल बी 0, एंड एल एच डी क्योंकि ये, और एल एच डी क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एल बी साइन एच इंटू एच अपॉन माइनस एच माइनस 0, तो ये भी 0 आ गया, यानी इनका प्रोडक्ट क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज पी एक्स इज डेरिवेबल, प्रोडक्ट फिर डेरिवेबल हो गया। तो आप पाएंगे यहाँ कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट डेरिवेबल हो जाएगा, सम डेरिवेबल नहीं होगा, डिफरेंस डेरिवेबल हो जाएगा, सो एनीथिंग कैन हैपन, यू विल हैव टू चेक एवरी टाइम, एनीथिंग कैन अकर इन केस बोथ द फंक्शंस आर नॉन डेरिवेबल। तो अगर मैं इस पूरे को समराइज़ करूँ तो अगर दोनों डेरिवेबल हैं तो कुछ भी करो हमेशा डेरिवेबल आएगा। डिवीजन में बस ये ध्यान रखना चाहिए कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। एक डेरिवेबल है और दूसरा नॉन डेरिवेबल है, तब उसमें सम और डिफरेंस तो डेरिवेबल हो नहीं सकता, लेकिन प्रोडक्ट और क्वोशिएंट में कुछ कहा नहीं जा सकता। और जब दोनों ही नॉन डेरिवेबल हों तो उस केस में तो आप कुछ भी कर नहीं कह सकते। सम डिफरेंस प्रोडक्ट सब हमें चेक करने पड़ेंगे कि फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है। सो आई होप यू हैव गॉट दिस important properties of derivable functions. So now we are studying a very important method, that is the shortcut method to check differentiability. तो आप देख सकते हैं डिफरेंशियबिलिटी में हमने हर बार LHD और RHD में निकालना पड़ेगा कि हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करें या ना करें।
तो शॉर्टकट मेथड पहले पढ़ते हैं, क्योंकि शॉर्टकट मेथड से आपको बार बार लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप स्ट्रेट अवे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं बाय जस्ट डिफरेंशिएशन। और उतना भर डिफरेंशिएशन अभी काफ़ी जितना आपने डिफरेंशिएशन फिज़िक्स में सीखा है। तो मान लीजिए हमारे पास एक फ़ंक्शन है f(x) और एक फ़ंक्शन है यहाँ पर से g(x), ये दे रखा है x इक्वल टू से, तो मैं एक वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन ले लेता हूँ जब x ग्रेटर दैन a हो, और जब x इक्वल टू a हो तो f ऑफ a, और जब x लेस देन a हो तो मान लीजिए hx। मान लीजिए फंक्शन इस फॉर्मेट में आपको दे रखा है, इफ़ f इज़ कंटिन्यूस, f कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस है, एट x इक्वल टू a, एंड g एंड h आर डेरिवेबल फंक्शंस, ये डेरिवेबल फंक्शंस हैं, देन RHD कैन बी डायरेक्टली रिटन एज लिमिट extending to a of g dash of x, and LHD can be directly written as limit extending to a h of x dash। यानी आपको LHD RHD निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधा सीधा आप जो आपके पास ये gx है आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दें और इसमें एक्सटेंडिंग टू a यानी x को a रख दें, तो आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी तरह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप क्या करें, h को डिफ्रेंशिएट कर दें और उसमें उठा के यू पुट x इक्वल टू a, और या फिर लिमिट निकालने एक्सटेंडिंग टू a पर। तो अगर ये दोनों लिमिट बराबर आती हैं तो ये फंक्शन डेरिवेबल हो जाएगा, नहीं तो ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बोल दूँ कि f कैसा फंक्शन होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर f कंटिन्यूस नहीं है तो आप इस तरह का रिज़ल्ट यूज़ नहीं कर सकते, और अगर आपने बिना कंटिन्यूटी f की कंटिन्यूटी चेक किए रिज़ल्ट लगा दिया, ये शॉर्टकट लगा दिया, तो चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होने की पूरी संभावना है मित्रों। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए मेरे पास f(x) है से sin x, x ग्रेटर दैन 0 पर, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पर चलो, और x लेस देन 0 पर इट इज़ से आई हैव x लेस देन 0 पर हम ले लेते हैं से मेरे पास है हाफ x² प्लस 1 प्लस 3x, हाफ x² प्लस, मैं कुछ ऐसा लिखना चाहता हूँ, प्लस x प्लस 1 लिखते हैं, प्लस 1, ठीक है। तो आप देखें कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। दिस फंक्शन बेटर रहेगा, मैं इसको और भी अच्छा सुंदर बना दूँ। लेट मी टेक दिस एग्जांपल, खुद ही कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, तो x प्लस 1 ये सही रहेगा। ये फंक्शन देखें आप कंटिन्यूस नहीं है 0 पर, लेकिन अगर आप मैं ऊपर शॉर्टकट जो हमने पढ़ा वो लगा दें तो देखो कैसे चमत्कार होता है। तो RHD आप क्या करेंगे, सीधा सीधा डिफ्रेंशिएट करेंगे। RHD क्या जाएगा, cos x, और इसमें आप x को 0 रख देंगे, तो कितना आ गया 1। और अगर आप LHD फाइंड आउट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/d/dx करोगे किसका, x प्लस 1 का, और x प्लस 1 का d/dx कितना आ जाएगा 1, तो ये भी 1 आ गया। तो आपको क्या लगेगा, f कैसा हो गया, डेरिवेबल हो गया, ये लगेगा। लेकिन बेटा ये तो फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है, क्योंकि 0 पर RHL है 0 और RHL है 1, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, और डिसकंटिन्यूटी इम्प्लाइज नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। जबकि आपने अगर ये शॉर्टकट लगाया तो आपको फंक्शन कैसा मिल गया, डेरिवेबल मिल गया, चमत्कारिक परिणाम प्राप्त हो गया। तो इसलिए मैंने क्या कहा, ये टेस्ट लगाने से पहले आप ये ज़रूर देख लें कि f कैसा फंक्शन होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर f कंटिन्यूस नहीं है देन यू शुड नॉट अप्लाई दिस कंडीशन, ये शॉर्टकट नहीं लगाना चाहिए। एक जगह और नहीं लगाना चाहिए, वो क्या है, वो तब है, मान लीजिए जैसे मैं कह दूँ कि f(x) इज़ इक्वल टू, सपोज आई हैव x sin 1/x, x नॉट इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 पर सपोज इफ़ आई कॉल दिस एज से 0, तो गौर से देखो ये फंक्शन 0 पर
कंटिन्यूस तो है, इट इज़ कंटिन्यूस एट ज़ीरो, क्योंकि इसकी जो लिमिट आएगी ज़ीरो पर दैट विल बी ज़ीरो ओनली। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है ज़ीरो पर। तो आप सोचो कि सर ने बोला था कंटिन्यूस है, तो फिर तो हम RHD LHD दोनों यहीं से निकल जाएंगे। तो क्योंकि ग्रेटर दैन ज़ीरो पर भी यही है, लेस दैन ज़ीरो पर भी यही है। तो अगर मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करूँ इसको d/dx ऑफ x इंटू साइन 1/x, यानी जो फंक्शन ऑसिलेटरी है उनमें ये टेस्ट हमें नहीं लगाना चाहिए। इट विल बी साइन 1/x, देन इट विल बी माइनस 1/x स्क्वायर into cos 1/x into x. So this is sin 1/x minus x into cos minus 1/x into cos 1/x. So that is the derivative that you get, and in this case this derivative does not exist again. ये derivative फिर दोबारा से exist नहीं करता, क्योंकि अगर आप इसमें ज़ीरो पर देखें, अगर if you see at 0 this limit will not exist, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और बल्कि अगर आप यहाँ एक्स स्क्वायर लगा दें तो इट वुड बी बेटर आप एक्स स्क्वायर लगा दें। तो ये फंक्शन देखिए अभी भी कंटिन्यूस है, दिस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x = 0। एक नया देखो एक चीज़, आपने यहाँ स्क्वायर लगा दिया, ये फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूस हो गया। अब डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ आ गया 2x sin x इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, देखो दिस बिकम्स 2x इंटू साइन 1/x इंटू कॉस 1/x। तो आप देख सकते हैं ये फंक्शन कैसा है, नॉन डेरिवेबल है, इसमें डज नॉट एग्जिस्ट, इट डज नॉट एग्जिस्ट एट x = 0। ये x = 0 पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपको क्या लगेगा, देखो भैया ये x = 0 पर तो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए फंक्शन कैसा होना चाहिए, नॉन डेरिवेबल। लेकिन देखो असलियत क्या है, दिस इम्प्लाइज आप क्या कंक्लूड कर लेंगे यहाँ पर, नॉन डेरिवेबल। लेकिन मित्रों ये गलत कंक्लूजन है। ये गलत कंक्लूजन क्यों है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं RHD तो आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h² इंटू साइन 1/h माइनस 0/h, और वो बच जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h साइन 1/h। तो आप देख सकते हैं ये 1/h साइन 1/h कैसा नंबर होगा, ऑसिलेटरी। इंटू एच करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 0, क्योंकि ये ऑसिलेट करेगा बिटवीन -1 and 1। तो जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं LHD चेक करूं तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 इट इज़ h² इंटू साइन -1/h माइनस बाहर माइनस 0/-h। तो ये भी जो लिमिट आएगी ये भी 0 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर -h और ये h कट जाएगा एक, तो ये भी 0 आ गया। यानी फंक्शन क्या हुआ, डेरिवेबल हो गया, f इज़ डेरिवेबल। तो यानी हमें यहाँ पर क्या शिक्षा मिली कि यार हमें शॉर्टकट लगाना तो चाहिए, वी शुड अप्लाई शॉर्टकट, लेकिन कब, पहली शर्त f कंटिन्यूस हो एट x = है, और ये जो g और h हैं ये ऑसिलेटरी टाइप फंक्शन नहीं होने चाहिए। यानी कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए x² sin 1/x x² cos 1/x, इस तरह के फंक्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये फंक्शंस बहुत अब्रप्टली चेंज होते हैं 0 के पास आते आते। तो उनका डेरिवेटिव बड़े अलग तरीके से बिहेव करता है 0 पर। तो ये हमें इस तरह के फंक्शंस में यूज़ नहीं करना चाहिए। तो LHD RHD आप देख रहे हैं दोनों फाइनाइट हैं, इक्वल हैं, तो फंक्शन डेरिवेबल है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट लगाते तो क्या कंक्लूड करते हैं, फंक्शन नॉन डेरिवेबल है। तो आज हमने शॉर्टकट मेथड सीख लिया और डिफरेंशिएबल फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली, और शॉर्टकट मेथड कब लगाना चाहिए कब नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इस टेस्ट को लगा देते हैं और फिर उनके आंसर्स गलत आते हैं। वो हर बार डिफरेंशिएट करके इक्वेट कर देते हैं और आंसर्स गड़बड़ आते हैं। फिर वो पूछते हैं ये गड़बड़ क्यों आया। तो गड़बड़ आप देखना सिर्फ 2 ही कारण से हो सकती है, या तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा या फिर फंक्शन कुछ ऑसिलेटरी टाइप का होगा, तब उस तरह में के प्रॉब्लम्स में यहाँ गड़बड़ें आएंगी। ठीक है, चलिए मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल मैथालय। थैंक यू।